नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 22 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनकी माताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर, इनकी कुंडली के ऊपर। इनकी बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 26 नवंबर 1999 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय देखें तो 11:27 और जन्म का स्थान उत्तर प्रदेश है। इनकी जो पत्रिका बन जाती है इस दिए हुए जन्म विवरण के अनुसार वो बनती है मकर लगन की, और राशि जो है वो बन जाती है यहाँ पर मिथुन। तो मकर लग्न एवं मिथुन राशि की पत्रिका यहाँ पर हमें नजर आ रही है। लगन में मंगल और केतु युति बना करके उच्च का मंगल यहां पर बैठा हुआ है और साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। देखिए, शनि की राशि है मकर राशि। कहीं ना कहीं ये स्वभाव में एक रिजिडिटी देता है, एक कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है थोड़ा सख्त होता है। ऊपर से लगन में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो ये उस रिजिडिटी को, उस शक्ति को थोड़ा और बढ़ा देता है कि व्यक्ति अपने मन मुताबिक चीज़ों को करने वाला होगा। किसी की सुने इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। मिथुन राशि है तो इंटेलिजेंट होंगे, मतलब दिमाग बढ़िया चलता होगा, दिमाग बहुत तेज चलता होगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर लेते होंगे, खास करके जो बाहरी दुनिया की चीज़ें होती है ना, मतलब जो दुनियादारी की चीज़ें होती है, मुझे ये कहना चाहिए जो दुनियादारी की चीज़ें होती है वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर समझें, शनि की दृष्टि भी लगन के ऊपर हमें पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो लगन के ऊपर मंगल, केतु एवं शनि का प्रभाव है। यहाँ पर समझें तो मंगल हमें उच्च का दिख रहा है, उच्च का मंगल यहाँ पर कुंडली में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोचक योग, रोचक महापुरुष योग यहाँ पर मंगल देव बना रहे हैं। वहीं केतु के साथ बैठे होने की वजह से यहाँ पर अंगारक दोष का भी निर्माण हो रहा है। गुस्से से बचना चाहिए। यदि गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा है आपके अंदर तो उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, इसको ये भी कह सकते हैं कि जातक ज़िद्दी होगा। तो ज़िद अगर सही चीज़ के लिए है, कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए है, बहुत अच्छी बात है। अगर ज़िद बुरी चीज़ों के लिए है तो फिर ये लाइफ में प्रॉब्लम देने वाली होगी। यहाँ पर मंगल का जो रोचक योग बन रहा है ये पैसे के लिए बढ़िया है, ये स्टेटस के लिए और पैसे के लिए बढ़िया है, लेकिन स्वभाव में कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा शक्ति वो दिखती है। यहाँ से बैठ करके मंगल चौथे भाव, सप्तम भाव एवं अष्टम भाव के ऊपर प्रभाव दे रहे हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर मंगल देव जो है वो मांगलिक दोष का भी निर्माण कर देते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से वो भंग भी हो रहा है। दूसरा पॉइंट, मांगलिक का कभी भी आप निर्धारण करें तो कुंडली मिलान के समय ज़्यादा उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा घोड़ मांगलिक है और सामने वाला भी घोड़ मांगलिक मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है शादी करने में। तो मांगलिक को लेकर के अभी से कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका काम केवल कुंडली मिलाने के समय करना होता है। चौथे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति को दर्शा रहा है। वहीं मंगल की अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि चोट चपेट एक्सीडेंट के योगों को दर्शा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ का, और वाहन वगैरह चलाते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा। केतु की बात कर लेते हैं। लगन में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। कुछ मामलों में निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है या आवेश में आकर के निर्णय ले सकते हैं, उससे बचिएगा। गुरु और शनि की बात कर लें। चौथे भाव में गुरु शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोनों के दोनों ग्रह हमें वक्री नजर आ रहे हैं। यहाँ पर समझें तो इस कुंडली में शनि लग्नेश एवं धनेश होकर के जाकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, वक्री हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शनि नीच का हो रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ ज़रूर ये दिखाता है कि जो शुरुआत होगी जीवन में वो थोड़ा नीचे से होगी, यानी कि थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए इनिशियली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शुरुआत स्लो होगी, यहाँ पर शनि ये दर्शा रहे। लगन के ऊपर जो शनि की दृष्टि है ये बढ़िया मानी जाएगी।
शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी पड़ रही है। अब देखिए लगन में केतु है, मंगल है, शनि चंद्रमा को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति दिखती है यहाँ पर। तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा शनि छठे भाव को देख रहे हैं तो शत्रुओं का ये समन करने वाले यानी शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे। कर्म भाव के ऊपर शनि की दृष्टि कहना ही क्या बढ़िया मानी जाएगी। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु इस कुंडली में तृतीयेश एवं द्वादशेश होकर के कुंडली के चौथे भाव में जाकर के बैठा हुआ। जन्म स्थान से दूर आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, इसकी संभावना कुंडली में दिखती भी है। यहाँ पर दोनों ग्रह जो वक्री हुए हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के थोड़ी परेशानी रह सकती है, यानी कि अनिश्चितता आपको देखने को जीवन में मिल सकती है। यहाँ पर गुरु को और ज्यादा हम विस्तार पूर्वक समझे तो 12वें भाव का स्वामी है गुरु और 12वें भाव को देख भी रहा है। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में विदेश वगैरह जाना चाहें, वैसे भी घूमने फिरने के लिए, तो उसकी संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बना देंगे आपके लिए। 10वें भाव के ऊपर एवं अष्टम भाव के ऊपर जो बृहस्पति का प्रभाव है, अष्टम भाव के ऊपर बृहस्पति के प्रभाव के कारण रिसर्च ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर, रिसर्च वाली चीज़ों के ऊपर दिमाग चलना। 10वें भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है, इसको बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, करियर में ये बदलाव की स्थिति को देने वाला होगा। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रमा के ऊपर अगर हम चलें तो चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। जैसा मैंने कहा कि दुनियादारी की समझ अच्छी होती है ऐसे लोगों को। इस कुंडली में समझे आप चंद्रमा को तो सप्तमेश यानी कि पत्नी और विवाह भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के छठे भाव में यहां पर बैठा हुआ है और शनि से दृष्ट भी है। देखिए ये आपके लिए वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि चंद्रमा शनि से दृष्ट है। हाँ, ये जरूर है कि जब विवाह करेंगे तो कुंडली मिलान आप कर लीजिएगा, क्योंकि सप्तम में राहु है, अभी हम आएंगे उसके ऊपर। तो सप्तम में राहु है और सप्तमेश जाके छठे में बैठा हुआ है, तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो विवाह अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि जो 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भी कई प्रकार के विचारों को मन में देने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा, हमें पता है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और 12वां भाव हमारे इमेजिनेशन का है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन होता है वो थोड़ा चंचल हो जाता है। राहु के ऊपर यदि हम चलें तो राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। लव मैरिज वगैरह के योग यहाँ पर राहुदेव दर्शा रहे हैं। लव मैरिज वगैरह करना हो तो उसके लिए राहु आपको सहायता प्रदान करेंगे, हेल्प करने वाले होंगे। यहाँ पर समझें तो राहु बैठ करके 11वें भाव को देख रहे हैं, पैसे के लिए बढ़िया है। तीसरे भाव के ऊपर भी राहु का प्रभाव है, तो एफर्ट्स करिए, पैसा आएगा। शादी को लेकर के जानना चाहते हैं कि राहु कैसा प्रभाव देगा, तो मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि ट्रेडिशंस को थोड़ा हटा करके विवाह करने की संभावना बन जाती है, यानी अपनी मनमर्जी से विवाह करें, अपनी मनमर्जी से विवाह करें। परंपराओं को बहुत ज्यादा आप तवज्जो देंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है राहु की प्लेसमेंट को देखते हुए आपकी कुंडली में। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र भाग्य भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीच के नजर आ रहे हैं, नीच के नजर आ रहे हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और समझेंगे तो यहाँ पर राशि परिवर्तन भी हो रहा है बुध एवं शुक्र के बीच में, तो ये एक अच्छी चीज है। शुक्र और इसके बीच में जो राशि का परिवर्तन है, इसको मैं अच्छा मानूंगा। यहाँ पर जो शुक्र देव है भाग्य भाव में बैठे हुए, तो सपोर्ट जरूर दिखता है, लेकिन नीच के हैं तो थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा करियर वगैरह में। और शनि भी आपका नीच का है, मैंने तब भी बोला कि शनि की नीचता भंग हो रही है, एफर्ट आप लगाइए, चीजें शनिदेव देने वाले होंगे। वैसे भी हमें पता है कि शनि विलंब का कारक है, तो विलंब से ही सही लेकिन चीजें वो देने वाले होंगे। यहाँ पर जो शुक्र है, मैं इसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानूंगा कि नीच के हो गए तो पूरी तरह से खराब हो गए, लेकिन इतना ये जरूर दर्शा रहा है कि इनिशियल जो फेज है लाइफ का, वहां पर आपको एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, तो एफर्ट से मत भागिएगा। शुक्र इस कुंडली के लिए समझा जाए तो सबसे अच्छे ग्रह, सबसे शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि वो पंचमेश एवं कर्मेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। नीच होने की वजह से वो अपना बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव आपको नहीं देंगे, बट स्टिल हम उससे एक अच्छे नौकरी की उम्मीद आने वाले टाइम में, एक अच्छे करियर की उम्मीद आने वाले टाइम में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीच का हो गया तो ये पूरी लाइफ के लिए बुरा हो गया, इतनी बुरी स्थिति यहां पर शुक्र की नहीं है। थर्ड हाउस के ऊपर जो वीनस का जो प्रभाव है वो कम्युनिकेशन के लिए ठीक माना जाएगा। कुंडली के दसम भाव के ऊपर समझे तो मर्क्यूरी दसम भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के जाकर के कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, भाग्य सहयोग करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि शुक्र भी कहीं ना कहीं भाग्य से आपको हेल्प दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बुध भी यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे कि करियर में आपको लक का सपोर्ट मिले। देखिए दशा के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। कई बार हमें लगता है कि
ये ग्रह इतना अच्छा बैठा है तो हमें अभी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे का कारण और लॉजिक जो है वो सीधा सीधा दशा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो बुध और शुक्र हैं ये हेल्प करने वाले होंगे आपके। कंपटीशन वगैरह कहीं हो, चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, कंपटीशन हो तो कंपटीशन में जाइए, कंपटीशन से भागना नहीं है। कंपटीशन है वैसी तैयारी करिए, उस कंपटीशन में जाइए आप, वहीं पर आपकी तरक्की होगी। खूब दिमाग लगाइए, खूब खूब अपनी काबिलियत को दिखाइए, कंपटीशन में जाइए, लड़िए। लड़ने का मतलब है कंपटीशन में लड़ना। वहाँ पर जाइए, आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। जितना आप सोचेंगे कि कम मेहनत में मुझे वो चीज़ मिल जाए, कम मेहनत में चीज़ मिल जाए, शॉर्टकट में मिल जाए, मुश्किल है आपके लिए। बाकियों को हो सकता है मिल जाए, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कर्म करिए, मेहनत करिए, कंपटीशन से भागना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कंपटीशन से भागना नहीं है। शुरुआत आपकी स्लो होगी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप लगे रहेंगे तो आप पेस पकड़ लेंगे। बुध की दृष्टि जो चौथे भाव के ऊपर है, बढ़िया है, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में भाग्येश है, ये आपकी सहायता कर देंगे। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अष्टमेश होकर के सूर्य जाकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना दिखती है, जो भी है वहां पर आपको उससे हेल्प मिलती हुई नजर आती है। यहाँ पर जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं, इनकम में अप्स एंड डाउन आपको दे सकते हैं। इनकम ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं देंगे, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ आपकी आय हो, इसकी संभावना दिखती है। मैंने वैसे भी कहा कि उतार चढ़ाव के योग कुंडली में नजर आ रहे हैं। उतार चढ़ाव का मतलब दोनों चीजें होती है। अगर आप कभी थोड़े नीचे आए हैं, इसका मतलब है कि आप ऊपर जरूर जाएंगे, और अगर अभी ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं मन में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा कि इससे मैं हमेशा ऊपर ही जाऊंगा, कभी एक कदम या दो कदम पीछे नहीं आ सकता हूं, नहीं गिर सकता हूं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। दशा फिलहाल आपको शनि की चल रही है। शनि की महादशा आपको चल रही है, जो कि 3 अप्रैल 2033 तक 2033 तक आपको रहने वाली है। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अभी आपको चल रही है, जो कि जनवरी 21 से मार्च 24 तक आपको रहने वाली है। दोनों ग्रह अच्छे हैं इस कुंडली के लिए, लेकिन दोनों के दोनों नीच के बैठे हुए हैं। शनि भी नीच का है, शुक्र भी नीच का है। चलिए, आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं और उसी प्रश्न से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्यापार करने के योग जानना चाह रहे हैं? अगर हाँ, तो कौन सा व्यापार करें? देखिए, बुध से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर सकते हैं। वैसे शनि से जुड़ा व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता बुध से जुड़े व्यापार को मैं दूंगा इस कुंडली में। अगर आप व्यापार करें, जब भी व्यापार करें, व्यापार को भी नौकरी की तरह करना है। मतलब टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से वहां आना है अपने काम से। भले वो आपका काम हो, भले ही आप ही बॉस हैं वहां के, लेकिन वहां लापरवाही मत कीजिएगा, परेशानी हो जाएगी आपको। बॉस हैं तब भी टाइम से जाना है, टाइम से आपको बाहर आना है। जो मैंने बुध का कारोबार बताया कि बुध से जुड़ा आप व्यापार कर सकते हैं, बेहतर है अभी ना करना। बुध की जब दशा आएगी, बुध की जब दशा आएगी, बुध की महादशा की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 2033 शनि के बाद आएगी, उसमें करना ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, रिस्क लेकर के अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आप बुध से जुड़ा हुआ काम बुध की महादशा में खास करके आप कर सकते हैं, लाभ हो जाएगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन देखिए आपका अच्छा दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लव मैरिज होने की संभावना ज्यादा दिखती है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा मुझे नजर आती है। और पत्नी के साथ समन्वय दिखता है कुंडली में। एज सच कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्वभाव मिलना जरूरी है। मंगल केतु लगन में लेकर के आप बैठे हुए हैं, स्वभाव मिला करके शादी कीजिएगा। विवाह कब होगा जानना चाहते हैं? अभी टाइम है, 2027 के आसपास या उसके बाद होने की संभावना है। क्या स्थान परिवर्तन करना ठीक रहेगा? यदि हाँ, तो कहाँ? उत्तर दिशा की तरफ आप जा सकते हैं। अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ आप जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जन्मे हैं तो दिल्ली वगैरह की तरफ आप निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। चंद्र कुंडली कैसी है? देखिए, आपको जो भी बताया गया है, कई सारी चीजें जो हैं वो हम यहाँ पर सारे चार्ट्स को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली
कारकांश कुंडली और चंद्र कुंडली, इन सब को देख करके ही प्रिडिक्शन दी जाती है, चाहे किसी की भी कुंडली हो, वो पूछें या ना पूछें, क्योंकि जब भी करियर का सवाल आएगा तो कारकांशा और चंद्र कुंडली और D10 चार्ट, दशमांश चार्ट देख करके ही फलित किया जाता है। शादी की जब बात आएगी तो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली देख करके ही फलित किया जाता है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, चंद्र कुंडली को ध्यान में रखते हुए ही प्रिडिक्शन की गई है, उसे चेक कर लिया गया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी जॉब नहीं लग रही है, व्यापार भी क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इनके बारे में बताया गया है, इन्होंने डाटा एनालिसिस का कोर्स किया है। यही कहूँगा कि अगले वर्ष थोड़ी बेहतर संभावना है, अगले वर्ष थोड़ी बेहतर संभावना दिखती है मुझे। अभी देखें तो ढैया वगैरह भी आपको लगी हुई है, तो अगले वर्ष बेहतर संभावना है। वैसे 2025 से टाइम अच्छा है करियर के लिए, 2025 से टाइम अच्छा मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की की संभावना वहाँ पर दिखती है, लेकिन मेहनत ज़रूरी रहेगा। कुछ सुझाव मैं आपको करियर से लेकर से जुड़े मामलों में देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके करियर में टेक्निकल एस्पेक्ट रहेगा, ये दिखता है, D1 चार्ट में दिखता है, मून कुंडली, चंद्र कुंडली में दिखता है, दशमांश कुंडली में दिखता है और कारकांश कुंडली में भी दिखता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट रहेगा, आप डाटा एनालिसिस में ठीक है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं अगर दूसरे को सलाह दें उसी काम में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टीचर बन जाइए सब कुछ छोड़ के, उसी काम में अगर आप दूसरों को सलाह भी दें, इंजीनियरिंग फील्ड में, डाटा एनालिसिस में, अगर कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को सजेशन देने का काम हो, कुछ बताने का काम हो, तो वो काम भी आपका अच्छा चलेगा। आने वाले टाइम में आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इनके फादर शू मैन्युफैक्चरिंग के, मतलब जूतों के कारोबार में हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं जूतों का, लेकिन उस व्यापार की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इस बच्चे को ज्वाइन करवाया जा सके। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि अभी आप अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। आने वाले टाइम में व्यापार आप करना चाहते हैं तो व्यापार आप कर सकते हैं। 22 वर्ष के हैं आप, फ्रस्ट्रेट मत होइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना ज़रूरी है आपके लिए। जहाँ तक जॉब की बात है, नेक्स्ट ईयर बढ़िया नज़र आ रहा है, आप ट्राई करिए। जो मैंने सुझाव दिया है कि टेक्निकल प्लस कंसल्टेंसी, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है, नहीं तो जिस फील्ड में आप हैं उसी को ट्राई कीजिए, क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र में सफलता की संभावना यहाँ पर मुझे दिखती है। तो धैर्य रखिए, धैर्य रखना ज़रूरी है इस कुंडली में, धैर्य रखना ज़रूरी है। यदि आप ये सोच के रहे हैं कि मैं बोल दूँ कि 4 महीने बाद आप बुलंदियों पर होंगे, तो देखिए मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे धीरे मैं स्थिति को बेहतर होता हुआ देख रहा हूँ आपकी कुंडली में। और नीच के ग्रह लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचता भंग हो रही है, तो आने वाले टाइम में वो आप ज़रूर काफ़ी बेहतर करेंगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। चलिए, अभी आपकी दशाओं को देख के, आपके प्रश्नों को देख के और आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है और इस पूरी कुंडली को देखते हुए आपको कुछ उपाय दिए जा रहे हैं, सरल से उपाय हैं, इसको करने की कोशिश करिएगा। दुर्गा जी की नित्य पूजा उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय करें। शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, दूध और काले तिल को मिला करके महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करेंगे, मतलब महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, आपको फायदा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह शाम दोनों टाइम, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और रुद्राक्ष का कुछ प्रयोग है, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा, तो रुद्राक्ष का प्रयोग करें, उससे भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र आएगा। और धैर्य बनाए रखें, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करें, अपने काम में आप बने रहें। आने वाले टाइम में मैं इस कुंडली में सफलता देख रहा हूँ, लेकिन शुरुआत आपको ज़ीरो से करनी है, शुरुआत ज़ीरो से करनी है, शुरुआत लो लेवल से करनी है और फिर आगे उठना है। आपका जो D10 चार्ट वगैरह है वो मैंने देखा, वो बढ़िया नज़र आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, लगे रहिए बस। चलिए, तो ये था इस 22 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी इसी प्रकार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।